गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड टर्म में है एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि गाइस आपको चैप्टर का नेम से ही पता चल रहा होगा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन अपनी इकोनॉमिक्स नीड्स को फुलफ़िल करता है अपना काम करके, उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जैसे हम ले सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आपने सुना ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोज़गारी और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोज़गार मिलना। मतलब हम अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करते हैं जैसे कोई काम करके, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना कोई काम करके पैसे ले रहा है, जैसे डेली सैलरी वगैरह ले रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो बंदा एम्प्लॉयड है। सो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, हमारा है हु इज़ वर्कर मतलब कि वर्कर का मतलब क्या कह सकते हैं। वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। सिंस प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन, वी कैन ऑल्सो डिफाइन वर्कर एज एन इंडिविजुअल हु इज़ एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। वी नो sum total of the value addition by the resident of a country amounts to national income. Accordingly, we can state that worker engaged in the process of value addition contributes to national income of the country in one way or another. सो वर्कर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति वर्क कर रहा है। वर्क मतलब कोई भी वर्क करके उसको कोई अपनी वैल्यू एडिशन में उसको मतलब सहायता मिल रही है। वैल्यू एडिशन मतलब कोई काम करके उसको पैसे मिल रहे हैं और वो पैसों से अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, उसको वर्कर बोलेंगे हम। सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि कितने टाइप्स के वर्कर्स हो सकते हैं। वर्कर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द सेकेंड इज़ हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि सेल्फ मतलब खुद से ही, एम्प्लॉय मतलब रोज़गार, जो अपने आप ही अपना रोज़गार प्राप्त करते हैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। हायर्ड वर्कर्स लाइक हम बोल सकते हैं हायर्ड, जब हम किसी को हायर करते हैं, हायर मतलब नौकरी पे काम देते हैं किसी को, तो वो हायर्ड वर्कर्स होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्कर्स, सो वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स एंड द फर्स्ट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द सेकेंड इज़ हायर्ड वर्कर्स। सो हम अपनी बुक की लाइन्स को पढ़ते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड in their own business or own profession. A farmer working on his own farm and an entrepreneur working in his own factory. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो होते हैं जो अपना काम अपने आप खुद करते हैं। जैसे एक फार्मर, एक किसान है, वो अपने खेत पे खुद काम कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने अपने आप को ही रोज़गार दिया है। और जो एक एंटरप्रेन्योर है वो अपनी ही फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो हम उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। Hired workers, there are those workers who work for others. They render their services to others as a reward and get wages, salaries, or maybe they are paid in kind. Example, a proofreader working in a publication house or a teacher working in a school. जैसे हम कोई सर्विसेज कुछ काम करके दूसरों को देते हैं और हमें इसके बदले में सैलरी और वेजेस मिलती हैं। मतलब उन्होंने हमें हायर किया होता है। हायर मीन्स फॉर सम टाइम, नॉट फॉर परमानेंट, कि हम उनको काम करेंगे, हम अपनी काम की सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे और वो हमें सैलरीज़ और वेजेस और रेंट वगैरह देंगे, तो हम उसको बोल सकते हैं हायर्ड वर्कर्स, जो हमको हायर करते हैं। सो हम इसको देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं और हायर्ड वर्कर्स होते हैं। अब जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं, हायर्ड मीन्स जिनको हम खरीदते हैं, मतलब सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह पे करते हैं। इसमें भी अब टू टाइप्स के वर्कर्स होते हैं हायर्ड वर्कर्स में। फर्स्ट इज़ कैजुअल वर्कर्स एंड द सेकंड इज़ रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल से आपको पता चल रहा होगा, कैजुअल मीन्स डेली, जो डेली हम डे बाय डे जिनको हम वेजेस वगैरह देते हैं। एंड रेगुलर वर्कर्स जो मतलब रेगुलरली होते हैं, परमानेंट हमारे पास होते हैं। अब हम बुक की वर्डिंग पढ़ते हैं। There are the daily wages. They are not hired by their employers on regular basis. They are not given social security benefits like provident fund, gratuity or pension. मतलब जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिनको हम डेली मतलब पर डे, पर 2 days, लाइक
ठेके में जिनको हम काम देते हैं, पर उनके पास तो रोज़ तो काम होता नहीं है, तो हम उनको बोल सकते हैं कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स मीन्स कभी उनको काम मिलता है, कभी उनको नहीं मिलता। जैसे जैसे उनको डेली बेसिस पे काम तो मिलता नहीं है, मतलब कि उनके पास परमानेंट कोई वर्क होगा, ऐसे नहीं होता। कैजुअल वर्कर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती। जैसे जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं उनके पास उनके पास परमानेंट काम होता है। जैसे कोई टीचर है, उनके पास पूरे साल का मतलब सैलरी उनको आती है। बट जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं लाइक लेबर होती है, उनको दिहाड़ी पे काम मिलता है। जैसे आपको पता ही है, 1 दिन की दिहाड़ी होगी, 3 दिन की दिहाड़ी होगी, 2 दिन की होगी। बट ऑन द अदर हैंड हम देखें, जो टीचर है उनको सैलरी मिलती है पर मंथ वाइज सैलरी मिलती है, सो वो रेगुलर वर्कर्स है। पर जो एक लेबर होता है वो कैजुअल वर्कर में आता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे आपको पता चल गया होगा कि वर्कर वो होता है जो अपनी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करता है और उनके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, वो वर्कर होता है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट करता है, जो कि जीडीपी में अपना योगदान देता है। सो वर्कर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स, there are 2 types of workers, self-employed workers and hired workers. There are 2 further types of hired workers. First is casual, which we are daily wagers we can say, and on the other hand, regular workers, like they have daily work for working their economic activities. अब हम बात करते हैं लेबर सप्लाई क्या होता है और लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर सप्लाई से आपको ये लग रहा होगा कि लेबर की कितनी सप्लाई होनी चाहिए, वो होगा लेबर सप्लाई, बट नहीं, ऐसा नहीं है। और लेबर फोर्स से आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेबर की कितनी फोर्स होती है। नो, दैट इज़ नॉट लाइक दैट, वी हैव टू स्टडी। लेबर सप्लाई मैं आपको बिना पढ़े ही ऐसे ही बता देती हूँ। लेबर सप्लाई वो होती है कि एक वर्कर एक दिन में कितना काम सप्लाई करेगा, नॉट सप्लाई ऑफ लेबर, इट्स सप्लाई ऑफ वर्किंग आवर्स। यू मे बी एबल टू वर्क फॉर 10 hours a day but willing to work for 60 as the daily wager like this. But labor supply that is measured in term of man hours of work, कि एक आदमी के पास काम कितने घंटे हैं काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। हम ये नहीं कह सकते कि कितने घंटे तक कोई काम करेगा, हम ये कह सकते कि कितने मतलब लेबर्स, कितने नंबर्स ऑफ लेबर्स हमारे पास अवेलेबल है। सपोज़ करो कि आपका कोई XYZ कोई भी आपकी सिटी है, सपोज़ कर लो लुधियाना है, जैसे कोई सिटी, लुधियाना में 100 वर्कर्स जो हैं वो 100 हमें टीचर्स की ज़रूरत है, 100 टीचर्स हैं वहाँ पर, और 100 में से हमें तो चाहिए 50 टीचर्स, तो हमने 50 तो रख लिए, तो वो तो हो गए एम्प्लॉयड, हमने उनको काम दे दिया, वो 50 एम्प्लॉयड हो गए, और जो 50 बच गए वो हो गए अनएम्प्लॉयड, मतलब वो पढ़े लिखे भी है पर उनको काम नहीं मिल रहा। अब लेबर फोर्स में वो दोनों आएंगे, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आएंगे, कि जो पढ़े लिखे भी है, दे आर विलिंग टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क, वो काम करने की इच्छा भी है उनको और वो कर भी सकते हैं। बट ये तो बात अलग होगी ना, जिनको काम मिला और नहीं मिला। So हम डिफरेंस पढ़ते हैं। लेबर सप्लाई, इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट्स। सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क एंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज or decrease even when the number of workers remains constant, because the supply of labor is measured in terms of man days of a person days. 1 person day of referring to 8 hours in a day. It refers to the number of actually working or willing to work. It is not related to wage rate because it is measured in terms of the number of persons, not in terms of person days. Size of labor force is increases or decreases only when the number of person actually willing and working to work increases or decreases. So हम labor supply बोल सकते हैं
कि इट इज़ द टाइम, कि कितने टाइम एक बंदा काम करेगा, और दूसरी ओर लेबर फोर्स, कि कितने बंदे हैं काम करने के लिए, तो वो लेबर फोर्स में आ जाएंगे। कि कितना एक पर बंदा कितने टाइम काम करेगा, वो आ जाएगा हमारा लेबर सप्लाई में। सो जब लेबर सप्लाई होगी, मतलब एक बंदा, जैसे सपोज़ कर लो हमारे पास है 8 वर्कर्स हैं, वो सारे 10 आवर्स काम कर रहे हैं, और उनमें से एक हट गया, तो जो वो बाकी 9 रह गए उनको फिर 1 आवर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उस वर्कर की जगह पे, क्योंकि एक तो हट गया। तो जो 10 वर्कर थे, वो एक बंदा 10 आवर काम कर रहा था, तो जो 10 वर्कर्स थे वो 100 आवर्स पर डे काम कर रहे थे। जब वो 9 रह गए तो वो 9 करेंगे, बट 1 आवर तो काम तो उतना करना पड़ेगा, तो वो ओवर टाइम करेंगे 1 आवर एवरी वन, सो दैट उनकी जो प्रोडक्शन हो सके। अब हम देखते हैं वर्क फोर्स क्या होता है। जैसे आपने वर्क फोर्स और वर्कलोड स्टाफिंग चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा। वर्क फोर्स होता है कि जितने बंदे हमें चाहिए काम करने के लिए, कि जिनको हमने एम्प्लॉयड मतलब रखा हुआ है काम पे, एम्प्लॉयड है जो। सो हमने पढ़ा था पीछे लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स तो हो गया एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड बोथ, तो हमने निकालना है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मतलब कि कितने बंदे काम करने की ज़रूरत है। सो हम लेबर फोर्स में से नंबर ऑफ वर्कर पर्सनस नॉट वर्किंग मीन्स लेबर फोर्स में से हम अनएम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वर्क फोर्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, सब आपको पता है कि लेबर फोर्स तो वो होता है कि जो एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड का टोटल, तो हम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉयड है, तो हमारा आ जाएगा अनएम्प्लॉयड। सिंपल। तो हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ़ पर्सनस एम्प्लॉयड, जितने पर्सन एम्प्लॉयड है उनके नंबर्स पता होना चाहिए। वो हमें कैसे पता लगेगा, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे साइज़ ऑफ लेबर फोर्स इंटू 100 करके, तो हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट निकल जाएगा। सो भैया पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। पार्टिसिपेशन रेट रेफर्स टू द proportion ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली engaged in the process of production or the process of value addition in the country. It is worker population ratio and estimated as NO. पार्टिसिपेटिंग रेट टोटल वर्कफोर्स और टोटल पॉपुलेशन। पार्टिसिपेशन से पता चल रहा है आपको कि वर्कफोर्स जो काम कर रही है, जो काम कर रहे हैं बंदे, उनकी हमने रेशो निकालनी है। जो काम कर रहे हैं वो टोटल वर्कफोर्स हो गए, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो नीचे आ गई, और इंटू 100 कर दी, तो हमारी पार्टिसिपेशन रेट निकल गई। तो हमारा था रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वाले पर्सनस को देख के नीचे कितनी लेबर फोर्स है, तो हमने निकालना इसके बाद पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन मतलब वर्कफोर्स इंटू मतलब वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। अब इधर ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है वाई डू पीपल वर्क एंड वाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल। तो इन मतलब कि सभी लोग काम क्यों करते हैं और हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं जो काम करते हैं। ये तो सिंपल सा ही आपको पता चल रहा है कि आप खुद भी लिख सकते हो। जो काम करता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्शन एक्टिविटी में आ जाता है, पर जो बंदा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है वो नहीं आ सकता हमेशा ही। वो ये नहीं हो सकता भी वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हो। कि जैसे आपको पता है कि हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो जो हम काम करते हैं, जो हमारी इनकम होती है, अगर ज़्यादा इनकम होएगी तो जीडीपी में ग्रोथ होएगी। तो आपको पता ही है हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी में ग्रोथ होएगी। इसलिए हम वर्किंग पॉपुलेशन और वर्किंग पीपल के बारे में देख रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज़ ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। वर्क फोर्स हमने क्या पढ़ा था कि जो बंदे जो ग्रुप जो है वो एम्प्लॉयड है, और एम्प्लॉयड मीन्स जो काम करने के काबिल भी है और काम करना चाहते हैं और उनको काम मिला हुआ है। इंडिया हैज़ अ वर्कफोर्स ऑफ नियरली 4473 million of persons. About 70% of workforce comprises of male workers, only 30% of female workers. Nearly 75% or 1/3 of workforce is found in the rural areas. इन्होंने कहा कि जो हमारी वर्कफोर्स है 100% की तो आपको पता होती है हमारी वर्कफोर्स,
कुछ भी हो वो 100% में होता है। 100% में से 70% वर्कफोर्स जो है वो मेल की है, मतलब आदमी की, और 30% सिर्फ फीमेल की है। अगर हम बात करें रूरल एरिया की, रूरल एरिया में 75% हमारे वर्कफोर्स रहती है, और उनमें से 75 में से 25% जो है हमारी अर्बन एरिया में है। जो वर्कफोर्स हमारी है रूरल एरिया में, उसमें से 25% है जो फीमेल की है। बट हम बात करें शहरों की, शहरों में सिर्फ 20% ही है। अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता होगा कि जो गांव होते हैं वो पछड़े हुए होते हैं और उसमें लड़कियों को काम नहीं किया जाता। पर अगर हम स्टडी करके देखें तो हमें इससे पता चलता है कि गाँव की जो स्त्रियां और लड़कियां हैं वो ज़्यादा मात्रा में काम, मतलब ज़्यादा मात्रा में ऐसी हैं जो काम करती हैं। और शहरों के कंपैरिजन जो हमारी शहरों में है वो ओनली 20% है, एंड जो हमारी अर्बन एरिया में है वो 20% है। जो हमारी रूरल एरिया में है वो 25% है। अब हमारा ये क्वेश्चन तो आपके मन में आ ही रहा होगा, वाई इज़ द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड, की ज़्यादा मतलब 75% हमारी रूरल में से ही क्यों आ रही है। हमें तो ऐसे लगता होगा कि गांव के लोग इतना काम नहीं करते और शहरों के बहुत करते हैं। वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ अ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज़, कि हमारी फीमेल पॉपुलेशन देखी जाए तो वो भी गांव में ज़्यादा है शहरों के कंपैरिजन। चलो हम पढ़ते हैं अब। वाई इज़ द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड? दिस इज सिंपली बिकॉज बल्क ऑफ द jobs are in rural areas. Does it mean bulk of our GDP is derived from the rural economy? Paradoxically not, implying that more people are engaged in farming and allied activities that contributed less to GDP. This means low productivity of the workers in rural areas. Low productivity implies low earnings, which is why there are widespread poverty in rural areas. अब गाइस देखो, जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो रूरल बेस्ड इसलिए है क्योंकि जैसे हमने हमारे इंडियन इकॉनमी के फर्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ा ही था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बहुत ज़्यादा फार्मिंग के बेस थे, इसलिए जो फार्मिंग तो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही होती है। इसका यही कारण है कि रूरल एरिया में ज़्यादा वर्कफोर्स होती हैं। और जैसे आपको पता है कि रूरल एरियाज़ में तो फिर प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण मतलब प्राइस उनको कम मिलता है, प्राइस कम मिलता है तो वो गरीब होते हैं, इसलिए ही गाँव को मतलब पछड़े ही बोला जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है, वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज़? अब हम देखें गाँव में तो थी 25% औरतें जो काम करती हैं और जो शहरों में थी वो 20%, पर ऐसा क्यों? ये तो बहुत उल्ट हो गया जैसे हमारी सोच है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई, इम्प्लाइंग लो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब, कि लड़कियों को तो काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी मतलब उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको यही समझा जाता है कि वो बोझ हैं। और अगर किसी के घर में एक बेटा और एक लड़का और एक लड़की होती है तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लड़के को पढ़ाया जाए ताकि वो आगे आने वाले समय में उनको कमा कर दे सके। उनको यही समझ जाता है कि लड़कियों का क्या है, उनको पढ़ा के क्या करना, इन्होंने तो शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट हमारी मॉडर्न थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये सब गलत है, जैसा आपको पता ही है। अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज जॉब work for women is still governed by family decisions rather than their individual own decision, implying that even the available opportunities were not actually utilized. अब इसका ये भी कारण है कि जो लड़कियां उनको अपना डिसीज़न खुद लेने ही नहीं देते घर वाले कि वो काम करेगी या नहीं करेगी, वो पढ़ना चाहिए उनको कि नहीं पढ़ना चाहिए। इससे उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होती और इसके कारण हम ये कह सकते हैं जो अर्बन एरियाज़ में विमेन है वो लेस वर्किंग है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। Higher employment among women in rural areas is owing to widespread rural poverty. Female workers in rural areas are largely engaged in low-paid and less
productive activity jobs just to add to their family income. Many of them are given weights in term of rains during the harvesting system, the season when they find most jobs. अब ज़्यादातर जो गांव में औरतें होती हैं उनको जितने भी तनख्वाह में या जितने भी उनको कम से कम पैसे दे के काम करवाया जाता है तो वो काम करने के लिए तैयार भी होती है कि ताकि वो अपनी फैमिली में अपनी इनकम को ऐड कर सके। तो अब हम बात करते हैं हम रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज़ की रूरल में कितनी पॉपुलेशन है वो वर्कफोर्स में ऐड है और जो अर्बन में है वो कितनी है। हम देखें तो रूरल में है 51% मैन की और अर्बन में है 53%। इसका मतलब है कि जो आदमी है वो अर्बन में ज़्यादा है जो वर्कफोर्स में इंक्लूड होते हैं जो एम्प्लॉयड है और जो है विमेन है रूरल की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अर्बन। जैसे हम पढ़ ही चुके हैं 17.5% जो है वो विमेन है रूरल एरिया में बट अर्बन एरिया में तो सिर्फ 14.2 है। सो ये टेबल से हमें क्या पता चलता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन एरियाज इज़ अबाउट 33.9% इन 17 and 18। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द rural areas is about 35% in 2017 to 18. In urban areas, rate of participation is about 53% for men and 14.2% for women only. In rural areas, rate of participation is about 51.7% for men and 17.5% for women. Overall rate of participation in the country is about 34.7% only. Based on these facts, one can draw the following conclusions. High dependency ratio. High dependency ratio means कि हमारी जो पॉपुलेशन है एक दूसरे पे ही डिपेंड है कि एक बंदा कमा लेगा एक फैमिली में एक बंदा एम्प्लॉयड होना चाहिए। अगर जो दूसरा पढ़ा लिखा भी होता है उनको भी जॉब में नहीं लगवाया जाता अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती भी होगी तो। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज़। जैसे हमने पढ़ा कि वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है पर उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल कम होने के कारण वो गरीब रह जाते हैं। सपोज़ करो जो विमेंस होती हैं उनको ज़्यादातर हार्वेस्टिंग सीज़न में ही थोड़ा बहुत काम मिलता होगा जो सीजनल होता है जो कैजुअल होता है बट नॉट जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। उनको बहुत कम वेजेस वगैरह पेड की जाती है या फिर जो भी उनको एक्सचेंज के ऑफ़र में मिलता होगा तो उनको मिलता है एम्प्लॉयड होगी वो उनको मिलती है लेस सैलरीज़ और लेस वेजेस मिलती है जिसके कारण वो उनकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती है। लो प्रोडक्टिविटी होती है तो वो उनकी जो जीडीपी है वो भी कम हो जीडीपी कम होएगी तो वो गरीब हो जाते हैं। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज़। हाई पार्टिसिपेशन अब क्यों है? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन हायर in rural areas compared with urban areas. In rural areas, out of every 100 women, 18 women participate in employment, while in urban areas, only 14 women are engaged in employment. Out of every 100 urban women, following observations are made. In rural areas, poverty compels women to avoid education and seek employment. Thus, employment is a priority. When employment is priority, women tend to seek employment at an early age. This also raises rate of participation in the rural areas. जो फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है जो रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी इस करके होती है क्योंकि जब एक लड़की बहुत छोटी सी 10-12 साल की होती है तो उसको बोला जाता है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और काम पर लग जाओ तो वो काम ढूंढने लग जाती है जिसके कारण उनको फिर वो पढ़ लिखी तो होती नहीं तो उनको कम सैलरी में ही बहुत तक काम करना पड़ता है जिसके कारण फिर वो पुअर हो जाते हैं उनको बहुत छोटी उम्र में काम करना पड़ता है। तो उनका पार्टिसिपेशन तो हो जाता है कि रूरल एरियाज़ में लड़की काम कर रही है पर जो उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल होता है वो लो हो जाता है। प्रोडक्टिविटी लेवल लो होने के कारण उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती तो वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और हमारी जीडीपी फिर भी इंक्रीज़ नहीं होती।
preference for even less productive jobs. Visavas education sets in motion the vicious cycle of low productivity, low wage rate and high rate of participation in rural areas. पर उनका पार्टिसिपेशन तो बढ़ जाता है, पर जो उनकी लो वेज रेट होती है, लो वेज रेट के कारण वो गरीबी में ही चलते रहते हैं. इनका ऐसे विक्शस साइकिल चलता रहता है. In urban areas, on the other hand, high priority for education implies low priority for jobs at any early age. This keeps at the rate participation relatively low. हमारा नेक्स्ट हम देखें अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री. देयर इज़ एन सिग्निफिकेंट अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री. दिस इज़ बिकॉज women rendering household services as housewives are not deemed as workers because they are not paid for it. It is difficult to ascertain market value of the services rendered by the housewives. Women rendering services on the family farms in rural areas and in the family business in the urban areas are often treated as workers. Are not treated as workers largely because of the convention of not considering unpaid women as workers. And even when unpaid men working on family farms or in the family business are considered as employed and therefore as workers. तो इन्होंने बहुत ही इधर अच्छा पॉइंट लिखा है कि जब एक औरत होती है वो अपने घर का काम करती है, वो भी तो एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, पर उनको इसके बदले में कुछ पे नहीं किया जाता और इसलिए उनको वर्कर के जैसे ही एम्प्लॉयड नहीं माना जाता. पर ये तो बात गलत है. जो एक वुमेन होती है, जैसे आपके घर में आपकी माता जी होंगी, वो इतना पूरा दिन भर काम करती होंगी. वो सुबह सबसे पहले उठ के पूरा खाना वगैरह बनाना, घर की सफाई वगैरह करना और रात को खाना खिलाना और सबसे आखिर में खाना खाना और सबसे आखिर में सोना. तो ये बात इसमें बहुत अच्छी लिखी है कि जो एक हाउसवाइफ है उनको क्यों नहीं एज अ वर्कर एज अ एम्प्लॉयड ट्रीट किया जाता जो गांव में होती हैं. और अब हम बात करें तो शहरों में भी जो वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, अपने फैमिली बिजनेस में काम करती होंगी, पर उनको एम्प्लॉयड और वर्कर नहीं ट्रीट किया जाता. अगर इसके कंपैरिजन हम देखें, अगर कोई लड़का और कोई आदमी अपने घर के बिज़नेस में काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयड और वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है. बट देखा जाए तो जो एक लड़की है वो भी तो काम कर रही है, उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता. सो गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी इस चैप्टर के लिए. इसके आगे इसके 2 और 1 पार्ट में हम इसको कवर कर देंगे. अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्कर क्या होता है. वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग. जो काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है उसको हम वर्कर बोलते हैं. अब हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स वर्कर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स. सेल्फ एम्प्लॉयड वो जो अपने आप को रोज़गार देते हैं. हायर्ड वर्कर्स वो जो जिसके अंडर हम काम करते हैं और वो हमें सैलरी या वेजेस देते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड में आ सकता है एंटरप्रेन्योर और अ फार्मर वर्किंग इन अ हिज ओन फार्म्स. हायर्ड वर्कर्स में हम देख सकते हैं टीचर्स. हमारे जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं उनके पास स्किल हो सकते हैं, और स्किल तो दोनों के पास हो सकते हैं, बट जो रेगुलर बेसिस में हायर्ड होते हैं ज़्यादातर वो स्किल्स वाले होते हैं. अब जो हायर्ड वर्कर्स है वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, कैजुअल एंड रेगुलर बेसिस. जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो डेली वेजेस होते हैं, जैसे जिनको दिहाड़ी पे काम मिलता है. वो तो हो सकते हैं अनस्किल्ड, क्योंकि जब किसी को काम होगा तभी अगला रखेगा. और जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं वो होते हैं स्किल्ड, जैसे कोई प्रोफेशन में हो, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, उनको सैलरीज मिलती हैं. तो वो रेगुलर वर्कर्स जो होते हैं वो स्किल्ड होते हैं और जो कैजुअल होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं. अब लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स क्या होता है. लेबर सप्लाई मतलब कि एक जो पर्सन है वो कितने आवर्स काम कर रहा है, मतलब हम टाइम की बात करते हैं. अ मैन वर्किंग in how many hours, that's called labor supply. On the other hand, we are talking about labor force कि कितने मतलब how many persons are available for work and able and willing to work. जो काम करना चाहते हैं
जो कर सकते हैं उनको हम लेबर सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। अगर हम देखें तो लेबर सप्लाई में कौन कौन आ सकता है, जो एम्प्लॉयड है, जिनको काम मिला हुआ है, और जिनको नहीं मिला हुआ, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों आते हैं। अब वर्कफोर्स में क्या कौन आते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है और जो काम कर रहे हैं, जो अवेलेबल है और जो काम कर रहे हैं, मतलब जो एम्प्लॉयड है। अगर हम वर्कफोर्स निकालना चाहते हैं तो हम लेबर फोर्स में से हम अनएम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं, तो हमारा वर्कफोर्स आ जाएगा। जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उसको वर्कफोर्स बोलते हैं। साइज़ ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में वर्कफोर्स का साइज़ है 47.3 करोड़ पर्सन्स। 70% जो है वो मेल है और 30% जो फीमेल है। पार्टिसिपेशन रेट मैंने आपको बताया था, पार्टिसिपेशन से ही पता चल रहा है, जो वर्कफोर्स में इंक्लूड है। टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया 34.7% एंड रूरल में है 35 एंड अर्बन में 33.9। सो गाइस, हम नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।